सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम रबी मक्के के खेती में उपयोग होने वाले खाद व उर्वरकों के बारे में जानेंगे कि रबी मक्के का जब आप खेती करते हैं तो कौन कौन से खाद व उर्वरक की आवश्यकता होती है, इसे कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। इन सारे बातों पर हम विस्तृत रूप में जानेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि रबी मक्के के फसल के लिए मुख्यतः 3 तरह का उर्वरकों का उपयोग होता है जो उपयोगी है। मुख्यतः पहला हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया आपका पोटास और तीसरा हो गया आपका फास्फोरस। इसके अलावे आप अपने रबी मक्के की खेती में 3 साल में एक बार जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक की भी आवश्यकता होती है फसल को। और इसके अलावा अगर उपलब्ध हो तो आप सड़ी गोबर खाद का उपयोग ज़रूर करें, जिसकी मात्रा होगी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भाइयों, गोबर खाद के भुरकाव के बाद इसे अच्छी तरह जोत के मिलाकर पाटा मार दें। इसके बाद आप रोपाई से पहले जो खाद डालने वाले थे, जिसमें कि मैं आपको प्रमुख खाद पहले ही बता चुका हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसकी मात्रा होगी नाइट्रोजन 120 केजी, आपका पोटास होगा 50 केजी और फास्फोरस होगा आपका 75 केजी। जिसमें नाइट्रोजन की एक साथ आप पूरी मात्रा मत डालें। इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि जब आप नाइट्रोजन, कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में ही रोपाई से पहले ही नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ डाल देते हैं। तो अगर आप जो 120 केजी प्रति हेक्टेयर में बता रहा हूँ, अगर ये मात्रा आपने एक साथ डाल दिया तो इससे क्या दिक्कत आएगा कि धीरे धीरे नाइट्रोजन का क्या होता है, क्षय होता है, जिसका अलग अलग प्रोसेस है। जैसे डिनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर है लीचिंग है, ये सारे प्रोसेस हैं जिससे कि नाइट्रोजन का लॉस होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक साथ सारा नाइट्रोजन ना डालें, हम नाइट्रोजन को 3 पार्ट में डालें। पहली मात्रा जो हम 1/3 बुआई के समय डालते हैं, फिर दूसरी 1/3 मात्रा हम 1 महीने बाद, 50 से 55 दिन बाद भी आप कह सकते हैं इसको, जब साइड ड्रेसिंग करके हम डालते हैं, और तीसरी मात्रा नर मंजरी निकलने से पहले हम डालते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या मैंने बताया कि नाइट्रोजन का पहला मात्रा मतलब 40 केजी, फास्फोरस 50 किलो और पोटास 75 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका छिड़काव कर दें और इसे जोत कर मिला दें, पाटा मार दें, फिर आप रोपाई करें। इसके अलावे आप जिंक सल्फेट का उपयोग ज़रूर करें। 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से आप 3 साल में एक बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय NPK खाद का इस्तेमाल किया है, वहाँ आपका नाइट्रोजन भी है अवेलेबल, P4 फास्फोरस एंड K4 पोटाशियम, पोटास आप कर रहे हैं, तो आपको अलग से कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से नाइट्रोजन का मात्रा कैलकुलेट कर लें। उसके बेसिस पे अगला खुराक आप जब डालेंगे, सेकेंड डोज 50 से 55 दिन बाद, तो उस अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने बुआई के समय केवल DAP डाला है, तो वहाँ पे आप क्या क्या डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं और साथ में फास्फोरस डाल रहे हैं। आपको पोटास की अलग से मात्रा डालनी होगी। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप जो भी थ्योरी देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, सब जगह नाइट्रोजन का मात्रा दिया रहता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 120 केजी प्रति हेक्टेयर। अब आप ये मत समझें कि इसका मतलब यूरिया है कि आप 120 केजी प्रति हेक्टेयर आपको यूरिया डालना है। आपको मैं बता दूँ कि यूरिया में 46.6% ही नाइट्रोजन होता है। मतलब आप जितना यूरिया डाल रहे हैं, आप समझिए उसका आधा नाइट्रोजन आप उसमें डाल रहे हैं। अगर 50 किलो का यूरिया का बोरा है, तो हालांकि 50 किलो आता नहीं, लेकिन अगर 50 किलो का बोरा है तो आप 25 किलो ही नाइट्रोजन उसमें डाल रहे हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें और इस अनुसार ही आप कैलकुलेशन करें कितना आप यूरिया डाल रहे हैं, कितना आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी हमने देखा कि रबी मक्के के फसल में क्या क्या उर्वरक का ज़रूरत होता है और इसकी मात्रा क्या होगी। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये उर्वरक किस काम आते हैं।
नाइट्रोजन हम क्यों इनिशियली अप्लाई करते हैं, शुरू में ही क्यों अप्लाई करते हैं? तो पहला चीज़ मैं बता दूं, नाइट्रोजन का काम क्या है। नाइट्रोजन का काम है कि पौधे में हरापन बढ़ाता है। ये क्या करता है, अगर टेक्निकली जानना चाहें तो पौधे में ये क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है और पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देता है, जिसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो पौधा अपना भोजन बना पाता है। तो यूरिया पौधे के भोजन बनाने के लिए अति आवश्यक है और जब भोजन मिलेगा पौधा को तो ग्रोथ होगा, इसलिए यूरिया का इस्तेमाल पौधे के बढ़वार के लिए ज़रूरत होता है। तो ये पहला हो गया आपका यूरिया। और कभी कभी आप देखते होंगे पौधे उजला हो जाता है, उससे भी बचाने के लिए आपको क्या करना, नाइट्रोजन का ही छिड़काव करना है। फिर दूसरा आता है पोटाशियम। पोटाशियम का हम उपयोग क्यों करते हैं? पोटाशियम का उपयोग हम लोग, अच्छा पोटाशियम को एक चीज़ ये भी आप कन्फ्यूजन होता होगा, NPK जब हम लिखते हैं तो के पोटाशियम कैसे हो गया, एक्चुअली ये इसका लैटिन नाम है केलियम, तो वहीं से के आता है, केलियम का ही के। तो आपका पोटाशियम का उपयोग क्यों होता है? पोटाशियम का उपयोग होने से इसका जो दाने का वजन बढ़ता है और क्या होता है, दाना चमकदार होता है, भुट्टों में धारियाँ की संख्या बढ़ती है। और फिर तीसरा तत्व है, जो तीसरा हम लोग देख रहे हैं, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का उपयोग हम क्यों करते हैं? फॉस्फोरस जो है जड़ों के विकास में मदद करता है और जड़ जब मजबूत रहेगा तो आंधी सबसे बचाएगा और तने को भी मजबूत करता है। अब एक और क्वेश्चन आना लाजमी है कि जब हम यूरिया को 3 डिफरेंट पार्ट में अप्लाई करते हैं, जब आप खेती कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यूरिया को आप 3 भागों में डालें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूरिया का क्या होता है, लॉसेस होता है, कई सारे लॉसेस के कारण हैं, ये भी मैं बताया है। डिनाइट्रिफिकेशन के कारण होता है, वोलेटाइजेशन के कारण होता है, लीचिंग के कारण होता है, ये सब टेक्निकल टर्म है। लेकिन पोटाशियम और फॉस्फोरस को हम अलग अलग मात्रा में उपयोग करने क्यों नहीं बोलते हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के लॉसेज यूरिया में होता है वैसा लॉस आपका पोटाशियम और फॉस्फोरस के केसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक साथ डाल सकते हैं, तो ये इसका क्षय कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जानकारी को बढ़ाएगा और आप मक्के का अच्छा फसल उपजा पाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक हमसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आपको ऐसी ही जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।